नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। खबर ट्विटर पर आ रही है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचना गलत है। पार्टी में कहीं ज्यादा अनुभव वाले नेता मौजूद हैं। अति महत्वाकांक्षा से नुकसान होता है। जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे अधिक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकाल का अनुभव है अशोक गहलोत जी को। महत्वाकांक्षा होना अच्छा है, परंतु परिवार समान पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचना गलत। यह है वो ट्वीट जो उन्होंने किया है और सचिन पायलट पर निशाना साधा है। साथ ही मैसेज भी दिया है, समझाने की कोशिश भी की है इस ट्वीट के जरिए अविनाश पांडे ने सचिन पायलट को। और इधर सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर मीडिया के सामने आए और तल्ख अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। सीएम ने बागियों के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें, उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है, थैंक यू सर। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या 10 दिन रखे, किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। अच्छे हैंडसम पर्सन जो सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का प्लान फेल हो गया और पार्टी आलाकमान ने पायलट के प्रति उदारता दिखाई। एक बात स्पष्ट तौर से साबित कर दी है और कल की भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष पूनिया जी की पत्रकार वार्ता ने भी, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए। कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने
और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मंत्री सुभाष गर्ग ने सियासी महाभारत पर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी प्रदेश में षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। सरकार को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र किया गया था, हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर के, जग जाहिर है, सारा मीडिया जानता है, दुनिया जानती है, और एक ऐसी सरकार और एक ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम कर रही थी, उसको केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अस्थिर करने की कोशिश की। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सोच, उनका मार्गदर्शन, उनका नियंत्रण, उनकी स्ट्रेटेजी, और लोग कहते हैं वो जादूगर हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ ऊपर वाला है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, जो उच्च नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रभारी महासचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं गोविंद डोटासरा जी, ये सब तो करेंगे। लेकिन सहयोगी दल के रूप में मैं तो इतना ही कह सकता हूं, जो भी उनका निर्णय होगा अच्छा निर्णय होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता, प्रदेश के जो हमारे नेता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में सरकार को गिराएंगे। जो मैंने देखा है व्हाट्सएप और इन पर, कोई प्रश्न नहीं, आपने देखा होगा, वो क्लियर हो गया। वीडियो जो वायरल नहीं, कुछ ऐसी जो मेरे को जो जानकारी है, पुलिस को जानकारी मिली, कुछ गुजरात के 2-3 लोग आए थे, उनको वो साथ ले जा रहे थे, ठीक है, तो उनको लगा कहीं कोई किडनैप या कुछ इस तरह की कोई बात तो है नहीं, तो शायद एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कोई गलतफहमी हुई, जिसको उन्होंने मान लिया और उन्होंने खुद एक वायरल कर दिया है, खुद एमएलए ने, कि जो हुआ वो गलतफहमी में हुआ। वहीं कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, पायलट के लिए पार्टी में अभी भी मौका है। आंकड़ों के साथ, बल्कि ज्यादा के साथ, और ऐसा पूरा विश्वास या भरोसा नहीं, बल्कि ये आप मान के चलें कि जब तक पूरा कार्यकाल होगा, पूरे बचे हुए शेष 3.5 साल कांग्रेस की सरकार मजबूती से राजस्थान में रहेगी। जो नोटिस जारी किए गए हैं वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब जी द्वारा जारी किए गए हैं, तो वो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स हैं जो एक रूटीन में होती हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो नोटिस ही गए हैं, उसका जवाब भी आएगा और जो लोग गए हैं वो भी आएंगे, तो इट्स अ प्रोसेस। मैं चौथी बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में जो आलाकमान निर्णय कर लेता है वो सबको स्वीकारना पड़ता है, तो जो भी आलाकमान फैसला करेगा वो हम सबको स्वीकार्य है। और मूलभूत बात कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बहुमत के साथ थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बहुमत के साथ है और पूरा कार्यकाल करेगी, और बहुमत ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुमत इस चारदीवारी के अंदर मौजूद है। लड़ाई शब्द तो आपने दे दिया, कोई ऐसा कोई युद्ध तो हुआ नहीं, तो ये कोई लड़ाई शब्द तो आप दे रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अगर सचिन पायलट वापस आते हैं तो आपको लगता है कि अगर पार्टी में वापस आ जाते हैं, रह जाते हैं, तो दोबारा उनको वो पद मिलना चाहिए जो उनके पास था? इस मिनट आज की तारीख और 11:15 तक आप कह रहे हैं वापस आ जाते हैं पार्टी में, तो मैं तो आपसे पूछता हूँ पार्टी से भी गए कहाँ हैं? परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे, नंबर गेम हमारे साथ हैं, पायलट के बाहर जाने से हमें भी दुख होता है, मजबूरी में कदम उठाया गया। सिस्टम रूल्स रेगुलेशन से चलता है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं उनका कम खास आदमी हूं, लेकिन मैं पंजे के निशान पर जीत कर आया हूं। ये हाथ का निशान सोनिया गांधी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जिस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है,
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह से बलिदान हो गए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बलिदान हो गई। आज उस कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र करके एमपी की तरह गिरा दे, मजाक है। किसी भी कीमत पर हम अंतिम दम तक, हमारी जब तक जान में जान है, पंजे के निशान पर जीत कराएं। सरकार हमारी है, सरकार किसी कीमत पर गिरने नहीं देंगे। पूरा नंबर गेम हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए डंडे और ताकत के दम पर और रिजर्व पुलिस फोर्स को इनकम टैक्स वालों के साथ भेजकर और जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान में करना चाहती है सरकार का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिस तरह से वो गेम प्लान करना चाहती है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो जो सोचती है, नंबर गेम हमारे पास है। हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र की सरकार षड्यंत्र पूर्वक राजस्थान की जनता के वोट का अपमान करेगी तो बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि षड्यंत्र से जो सरकारें, वोट से चुनी हुई सरकार को जो षड्यंत्र से गिराएगा उसको पाप लगेगा और बीजेपी वालों का अंत हो जाएगा इस पाप के कारण। पापी हैं बीजेपी के लोग, शर्म नहीं आती। उनके एक एक बयान से पता चलता है वो क्या बयान दे रहे हैं। आज तक तो सचिन पायलट जी के पक्ष में उन्होंने एक बयान नहीं दिया, आज बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? सचिन पायलट जी और मैं खुद दोनों मिलकर लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज उनको सचिन पायलट जी की पूरी चिंता हो गई। और इन सबके बीच बीजेपी ने 19 विधायकों के खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ है उस पर उसकी निंदा की और सरकार पर प्रहार किया। स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अनीति पर उतर आई है। किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में पार्टी की बैठकों की अनुपस्थिति ये विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस का कारण नहीं होती है। इसका मतलब स्पीकर की नीयत में भी खोट है और सरकार की नीयत में तो पहले से ही खोट था। का सचिवालय इस बात का निर्णय करे कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये विप नहीं है। विप तो केवल विधानसभा की कार्रवाई में जहाँ कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत विप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा के प्रेमिसेस के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कानूनी नहीं बन सकता। संविधान का आर्टिकल 191 ये बात कहता है, 10 शेड्यूल ये बात कहता है, उसके पश्चात भी संवैधानिक प्रावधानों को और हमारे जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, उन सबको धत्ता बताकर जो नोटिस दिया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। विधानसभा का सचिवालय एक तरह से इंडिपेंडेंट सचिवालय होता है, उसका इस प्रकार राजनीति में दखलंदाजी निंदा करने योग्य है। रिलायंस की 43वीं एजीएम में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने 5G सॉल्यूशन तैयार कर लिया है और स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के साथ ही इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने 5G सर्विस को अगले साल से लॉन्च करने की संभावना जताई। 5G सॉल्यूशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करते हुए उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गूगल के साथ RIL की रणनीतिक साझेदारी का ऐलान करते हुए कहा कि गूगल के साथ मिलकर जियो एंड्रॉयड फोन बनाएगा और इसे आम भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। Google will invest 33,737 crores for a 7.7% stake in Jio platforms. Today, friends, I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. I dedicate Jio's 5G solution to our Prime Minister, Shri Narendra Modi's highly motivating vision of Atmanirbhar Bharat. Google and Jio are partnering to build an Android-based smartphone operating system. Through this partnership, we are confident that we can accelerate the national mission of putting a smart device in the hands of every Indian.
सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। जयपुर की अनन्या ने बाजी मारी है। दूसरे नंबर पर अनन्या सोलंकी रही हैं। अनन्या को 99.6% अंक मिले। 600 में से 598 अंक उन्होंने हासिल किए। सीबीएसई की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। 18,89,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और 91.46% यह परीक्षा परिणाम रहा है। हमारे साथ में इस समय वो विद्यार्थी मौजूद है जिन्होंने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। 95 एंड अबव अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना? वंशिका सोनी। वंशिका, कितने प्रतिशत अंक हासिल किया आपने? 96। अच्छा, आप कौन सा स्ट्रीम आप लेना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं पीसीएम लेना चाहूँगी। जितना उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक? हाँ, उससे ज़्यादा ही है। उससे अच्छा रहा इस बार। किन किन चीज़ों पे आपने अच्छा फोकस किया और ओवरऑल किस तरह से रहा? मैंने मैथ्स पे और संस्कृत पे और साइंस एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करा था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया। अच्छा लगा। आपके कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं आपने? 96%। 96 आपके भी? अच्छा, किन किन चीज़ों पे फोकस रहा? मेरा फोकस ओवरऑल नॉलेज पे था, कुछ ज़्यादा रटना नहीं था, बस इसी के साथ हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। कोविड के दौर से पहले यहाँ आपके एग्ज़ाम हो गए थे, तो रिलैक्स रहा उसके बाद में या फिर रिजल्ट देरी से आने की चिंता रही? हमारा एक एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो उसकी थोड़ी सी टेंशन थी। फिर बाद में सोचा कि जब जो होगा वो होगा और फिर देख लिया। सारे एग्ज़ाम हो गए थे आपके कोविड-19 के इस दौर से पहले? नहीं, हमारे कंप्यूटर का एग्ज़ाम रह गया था, बाकी सब हो गया। अच्छा, कंप्यूटर का रह गया था आपका। अब किस तरह से आप आगे की स्ट्रीम्स चुनेंगे, क्या उसकी क्या प्लानिंग है? मुझे पीसीएम भी लेनी है क्योंकि मुझे मैथ्स और बायो दोनों में इंटरेस्ट है, तो मैं दोनों लेना चाहूँगी। आपका क्या रहा रिजल्ट? अच्छा आया, एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा ही आया। कोविड के बाद में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के चिंता रही या फिर रिजल्ट देरी से आने की कोई चिंता थी? जो एग्ज़ाम बच गए थे उसकी थी कि परसेंटेज पे शायद असर पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक था। क्या जिस उम्मीद से आप उम्मीद रख रहे थे एग्ज़ाम को लेकर के और रिज़ल्ट को लेकर के, क्या वो पूरी हुई है? हाँ, रिज़ल्ट जितना सोचा था मैं उतना ही आया है, अच्छा रिज़ल्ट आया है। और कोविड के दौर में हाँ थोड़ा नर्वस हो गया था मैं रिज़ल्ट को लेकर, लेकिन हाँ उम्मीद के मुताबिक ही रिज़ल्ट आया। उम्मीद के मुताबिक रहा रिज़ल्ट। किन स्ट्रीम्स पर आप फोकस करेंगे आगे? मैंने कॉमर्स पे फोकस किया है, मैं आगे जाके सीए बनना चाहता हूँ। उसकी तैयारी पहले से कर रखी है आपने? नहीं, अब 11 से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, 10वीं की परीक्षा परिणाम में जो आए हैं अंक, उसके हिसाब से आपने किन किन चीज़ों पे फोकस किया था? मैंने सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस किया था, पर एज़ पर एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा मेरा रिजल्ट डाउन रहा। मेरे 90% है। तो पहले की तुलना में जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम उम्मीदों के मुताबिक रहा है और अब आगे की स्ट्रीम की प्लानिंग में इसी के साथ परीक्षार्थी जुट गए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश लाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। सीबीएसई ने 10वीं के नतीजे जारी किए। जयपुर के कई स्टूडेंट्स ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। जयपुर के कार्तिक लट्ठा ने बाजी मारते हुए 99.17% अंक प्राप्त कर शहर टॉपर लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर किया। जिन्होंने मतलब सेकंड क्लास से मतलब बचपन से यहाँ पे नर्चर कराया और फिर पढ़ाया है, तो सबसे बड़ा श्रेय तो टीचर्स को जाता है, उसके बाद फिर पेरेंट्स को जाता है जो रेगुलरली मोटिवेट करते रहते हैं और पढ़ने में हेल्प करते हैं। स्कूल के टीचर्स जिन्होंने शुरू से बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमारा पैटर्न भी चेंज हुआ था। पहली बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे थे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो बिल्कुल एक नए पैटर्न के लिए हमें तैयार करना और टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट था और हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। 7.8% रेगुलर स्टडीज़, साथ ही टीचर्स का फुल सपोर्ट था। टीचर्स ने रेगुलर रिविजन्स कराए, कोर्स पूरा होने के बाद एंड तक पूरे रिविजन्स कराए। उन्होंने पूरा सेटिस्फैक्शन दिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे पास आओ। साथ ही पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, हमेशा मोटिवेट करते रहे। अगर कभी लगता है डिमोटिवेट तो उन्होंने पूरा मोटिवेशन दिया, पूरा सपोर्ट दिया।
सीबीएसई 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं और राजधानी जयपुर में भी कई विद्यार्थियों ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। इस समय हमारे साथ में कार्तिक लड्ढा मौजूद हैं जिन्होंने कि 99.17% अंक हासिल किए। अभी तक प्राप्त परिणामों में ये सर्वाधिक हैं। कार्तिक, सबसे पहले तो किस तरह से सफलता पर खुशी व्यक्त करें? बहुत खुशी हो रही है डेफिनेटली। मतलब ये ज़िंदगी का पहला अचीवमेंट होता है 10th क्लास, और उसी के बाद इससे बूस्टअप मिलता है बाकी क्लासेस के लिए, तो श्योरली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा। मोटिवेशन तो है ही। किन सब्जेक्ट्स पर आपका खास फोकस था और अब आगे की क्या प्लानिंग की है? साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस था। आगे की डॉक्टरेट की प्लानिंग है बस, और एम्स दिल्ली हमारा एम्स। और टीचर्स, मदर फादर का किस तरह का रोल रहा है सफलता? डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव रोल रहा। सबसे ज़्यादा श्रेय टीचर्स को जाता है। टीचर्स मतलब एक बच्चे को शुरू से नर्चर कराया है एमपीएस ने, और डेफिनेटली टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। साथ में मम्मी पापा को भी नहीं भूलेंगे। मम्मी पापा मोबाइल से जो काम करना होता था उसके लिए मोबाइल दे देते थे, उसमें फिर ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता था, वो छीन लेते थे, तो उससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है। और टाइम मैनेजमेंट मतलब घर पे मम्मी पापा से ही आता है। मोबाइल पर कम समय दिया है। हाँ। तो इसको मानते हैं कि मोबाइल के कारण ज़्यादा समय बच्चे उसमें गंवा देते हैं, इस कारण से तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा मतलब थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए बच्चों को, लेकिन ज़्यादा समय, ज़्यादा एडिक्शन थोड़ा हार्मफुल है। कार्तिक ने सर्वाधिक अंक यहाँ जयपुर में हासिल किए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। हाउसिंग बोर्ड का एडिशनल चीफ इंजीनियर ट्रैप किया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी एक्शन में है, बड़ी कार्रवाई की है। हाउसिंग बोर्ड का एडिशनल चीफ इंजीनियर ट्रैप कर लिया गया। 25,000 की रिश्वत ले रहा था, रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में कार्रवाई अभी भी जारी है, जांच की जा रही है। आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसे खंगाला जा रहा है। एडीजी एसीबी दिनेश एमएन के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर, हाउसिंग बोर्ड का एडिशनल चीफ इंजीनियर ट्रैप कर लिया गया। 25,000 की रिश्वत ले रहा था, धर दबोचा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश गोसाई से। राकेश, क्या जानकारी है? स्वप्निल, ये एडिशनल चीफ इंजीनियर है सेक्टर थर्ड, इसका नाम है मनोज गुप्ता, और 25,000 किसी रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे सत्यापन कराया गया और फिर एसीबी की टीम द्वारा आज इसकी ट्रैप की कार्रवाई की गई। अपने कार्यालय के अंदर 25,000 रुपए लेता हुआ ये एडिशनल चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता ट्रैप हुआ है। इसके पास से जो 25,000 की राशि वो बरामद कर ली गई है। इसके अलावा परिवादी मौके पर मौजूद हैं। एडीजी एसीबी दिनेश एमएन के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है। नरोत्तम वर्मा जो कि एडिशनल एसपी है एसीबी के अंदर, वो पिछले कई समय से इसके मोबाइल को सर्विलांस पर रखा हुआ था, और उसके आधार के ऊपर इस पर आज ये मनोज गुप्ता पर ये कार्रवाई की गई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर में ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एक स्टूडेंट के स्ट्रगल की तस्वीर सामने आई है, जिसे देख आप भी कह उठेंगे, पढ़ाई के लिए जज्बा हो तो ऐसा। ऑनलाइन पढ़ाई का असहनीय दर्द, पढ़ाई के लिए रोज पहाड़ की चढ़ाई। कोरोना काल ने छात्र की मुश्किलें बढ़ाई। पहाड़ के ठीक ऊपर टेबल और कुर्सी लगाकर पढ़ाई कर रहे इस छात्र को ध्यान से देखिए। ये है बाड़मेर के दड़ूरा भील बस्ती के रहने वाले हरीश। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले हरीश को रोजाना ऑनलाइन क्लास करनी जरूरी होती है, लेकिन बस्ती में नेटवर्क नहीं मिलता है और नेटवर्क की तलाश में ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए हरीश रोजाना पहाड़ की चढ़ाई करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। 8:30 बजे यहाँ पहाड़ पर आते पढ़ने के लिए, और सर 1:15 तक हमारी छुट्टी हो जाती है, और सर वहाँ पर घर पे बैठते सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इसलिए सर यहाँ पर आकर पढ़ना पड़ता है। सर जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा पढ़ते हैं, कंटिन्यू चलती रहती है सर 8:30 से लेकर 1:15 तक। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।